नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन के 6वें भाग को हम देखेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन क्विज के रूप में पूर्व की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उन क्विज को सॉल्व करके भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। तो आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि यकृत क्षय किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैसियोला। फैसियोला के कारण जो है कि यकृत क्षय होता है, और फैसियोला को रंगपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पूर्व परिवर्तन इसका एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन पूर्व परिवर्तन का एक उदाहरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि यदि एक कृतिज नलिका का तंतु प्रवाह बढ़ाया जाता है तो इससे उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणों में यह अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता। यदि कृतिज नलिका का तंतु प्रवाह बढ़ाया जाता है तो इससे उत्सर्जित होने वाली जो एक्स किरणें होती है उसकी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को स्थिर कक्षा का विचार सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बोर द्वारा। बोहर द्वारा जो है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को स्थिर कक्षा का विचार सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। आइए इनके जो है कि हम उसको देख लेते हैं कि इनका सिद्धांत क्या था। तो इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल की जो त्रुटियां थी उसको दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम संख्या का सहारा लेते हुए एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे बोर के परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो अनिश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यही जो है कि इन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कणों के किस जोड़े में समान और विपरीत चार्ज होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे 1.602 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव मतलब प्लस आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पे और ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि समदाब प्रक्रिया में कौन सा प्राचल मतलब पैरामीटर अपरिवर्तनीय रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दाब। समदाब प्रक्रिया में दाब जो है कि नियत रहता है, बिल्कुल परिवर्तन उसमें नहीं होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि किसी प्रणाली का आदि रूप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विकास के दौरान प्रणाली का परीक्षण रूपांतरण। विकास के दौरान प्रणाली का परीक्षण रूपांतर ये प्रणाली का आदि रूप है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि यह संरचनात्मक पूछताछ संदेह भाषा में गणितीय प्रकार्य का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, COS। COS जो है कि ये संरचनात्मक पूछताछ संदेह भाषा में गणितीय प्रकार्य का एक उदाहरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और श्रवण सुनने की जो प्रभावी सीमा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 dB। 0 dB जो है कि
इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो श्रवण करने की जो सीमा होती है वो 0 dB से 0 डेसिबल से 120 डेसिबल तक होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि पैन वायु का एक प्रदूषण है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि किसी विषाक्त एजेंट के लघु संकेंद्रणों के बार बार संपर्क होने के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात विषाक्त पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक संचयन। जब बार बार संकेंद्रण होता है तो उसके बाद जो विषाक्त पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं उसको दीर्घकालिक संचयन कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द जो है कि भूकंप से संबंधित है, और अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहां से भूकंप प्रारंभ होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में पहले 2020 विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। दक्षिण अफ्रीका में जो पहला 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 16 जो है कि वो देशों ने भाग लिया था। अब जो ये हुआ था तो पहला जो 2020 विश्व कप का आयोजन जो हुआ था वो 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था, और भारत ने पाकिस्तान को हराकर सबसे पहले 2020 विश्व कप पर विजय प्राप्त किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल राष्ट्रीय फल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आम। आम जो है कि भारत का राष्ट्रीय फल है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो इंडिका है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी। चीनी जो भाषा है वो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। चीनी के बाद स्पेनिश बोला जाता है, उसके बाद इंग्लिश बोला जाता है, उसके बाद हिंदी बोला जाता है, और 5वें नंबर पर अरबी बोला जाता है। कभी पूछ लेता है कि पूरे विश्व में हिंदी कितने नंबर पर भाषा में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4थे नंबर पर, हिंदी का स्थान 4था है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुंबदाकार स्मारक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तूप। स्तूप जो है कि बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए एक गुंबदाकार स्मारक बनाया जाता है, उसको स्तूप कहा जाता है। अब जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया, और 8 भागों में बांटने के बाद उन पर जो है कि समाधियों का निर्माण किया गया, जिसको स्तूप कहा जाता है। और सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में मिलता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि किमोनो कहाँ की वेशभूषा की एक शैली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जापान की। किमोनो जापान की एक वेशभूषा की शैली है, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की जो मुद्रा है वो येन है, और जापान के संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम व क्वीन मैरी के भ्रमण यात्रा के सम्मान करने के लिए बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो जब 1911 में भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का आगमन हुआ दिल्ली में, तो उस समय इसका निर्माण उनके सम्मान में कराया गया था। और 1911 में ही इसी आगमन पर जो है कि ये निर्णय लिया गया कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली किया जाएगा, नई दिल्ली।
और फिर 1912 में जो है कि ये राजधानी बन गई दिल्ली। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि तुलसीदास किसके लेखक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामचरितमानस के। तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक थे और तुलसीदास जी के द्वारा ही गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका का भी रचना किया गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है ये सिक्के को अध्ययन को कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रासलीला। रासलीला जो है कि ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बाकी मणिपुरी, भरतनाट्यम और उड़ीसी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि दोहरे नीले शीशे द्वारा पोटेशियम ज्वाला का रंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा लाल। जब दोहरे नीले शीशे के द्वारा पोटेशियम ज्वाला को देखा जाता है तो वो गहरा लाल दिखाई देता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि सूखी बर्फ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि अवक्षेपण तब होता है जब आयनों के संकेंद्रण का गुणनफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है। अवक्षेपण तब होता है जब आयनों का जो संकेंद्रण होता है, आयनों के संकेंद्रण का जो गुणनफल होता है वो विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है, तब उसको अवक्षेपण कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां है कि पेयजल इसकी उपस्थिति के कारण विषाक्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक मिश्रण के कारण। आर्सेनिक मिश्रण के उपस्थिति के कारण जो पेयजल होता है वो विषाक्त हो जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि कृषि के विकास के लिए किस संस्थान को शीर्ष निकाय के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड को। नाबार्ड को कृषि विकास के लिए सबसे शीर्ष संस्थान माना जाता है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि जिस अवधि के लिए कोई एक्स पेटेंट अधिकार वैध होता है उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेटेंट जीवन। जिस किसी भी अवधि के लिए जो पेटेंट अधिकार वैध होता है उसको पेटेंट जीवन कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि पूर्ति वक्र की संकल्पना जैसे आर्थिक सिद्धांत में प्रयुक्त की जाती है वह केवल इसके मामले में प्रासंगिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण अथवा विशुद्ध प्रतियोगिता। पूर्ण अथवा विशुद्ध प्रतियोगिता जो है कि ये आर्थिक सिद्धांत में प्रयुक्त की जाती है और यह केवल इसी मामले के लिए ये प्रासंगिक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि जब दो वस्तुओं की कीमतों में विश्व भर में भिन्नता पाई जाती है तो उन्हें कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरक। जब दो वस्तुओं की कीमतों में विश्व भर में भिन्नता पाई जाती है तो उसको पूरक कहा जाता है। और पूरक वे होते हैं, वे वस्तुएं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ लिखना है और पेन है आपके पास लेकिन उसमें स्याही ही नहीं है, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों की सहायता से आप लिख पाएंगे। अगर पेन है और स्याही नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसी चीज़ को ये बता रहा है।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि किसी घर द्वारा एक साइकिल की खरीदारी को यह माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोग। यदि किसी घर या परिवार के द्वारा साइकिल की खरीदारी की जाती है तो उसको होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि एकात्मक शासन में राज्यों को अपनी शक्तियां इससे प्राप्त होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार द्वारा। एकात्मक शासन में राज्यों को अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पहले इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा जो है कि नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और यह फ्रांस के मूल निवासी थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि व्यक्तिवाद को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अहस्तक्षेप, जिसे अबंधता भी कहा जाता है। तो वह अहस्तक्षेप को व्यक्तिवाद के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि संसदीय सरकार को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल कार्यपालिका। संसदीय सरकार को मंत्रिमंडल कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है कि मूल कर्तव्य इसके द्वारा स्थापित किए गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में और आर्टिकल 51 क में है इसका वर्णन। और जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 10 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे। इसमें जो आपका हुआ था कि 7 लोगों का एक समूह बना था और ये जो है कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में इसका गठन किया था और इसमें 7 लोग थे और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए भारतीय लोगों ने, जितने भी राजनीतिक दल थे, वो सबने इसका मिलकर पुरजोर विरोध किया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि नयनार इससे संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शैव संप्रदाय से। शैव संप्रदाय जो है कि ये नयनार इसी से संबंधित थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म के जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते हैं उनको नयनार के नाम से जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो है कि मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के वैशेषिका स्कूल ने इनके काल के दौरान परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। जो गुप्त काल था उसी समय भौतिक विज्ञान के जो परमाणु सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया गया था और जो कणाद थे वो गुप्त काल के महान दार्शनिक थे और इन्होंने ही परमाणुवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो निर्धन मुसलमान थे उनके लिए ही, उनके सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग का स्थापना किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
41वां प्रश्न है कि बर्मिंघम यहाँ की एक औद्योगिक केंद्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द मिडलैंड्स। द मिडलैंड्स जो है कि ये बर्मिंघम का एक औद्योगिक केंद्र है और बर्मिंघम इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में स्थित एक औद्योगिक शहर है और यह इंग्लैंड का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि एक अर्धचंद्राकार बालू के टीले को यह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बरखान, जिसे बलुआ पहाड़ी भी कहा जाता है। तो जो बरखान होता है यह एक विशेष आकृति वाला बालू का टीला होता है जिसका अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है और इसे ही जो है कि बरखान कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि डोलोमाइट एक कच्ची धातु कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम जो है कि डोलोमाइट की एक कच्ची धातु है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि स्ट्रेलेक्टाइट जिसे हिमलुम्बी और स्ट्रेलेग्नामाइट जिसे प्रतिहिमलुम्बी मुख्य रूप से यह पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर क्षेत्रों में। जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्नामाइट जो है कि ये चूना पत्थर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैकाल लेक। बैकाल झील जो है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इस झील की जो गहराई है वो 1637 मीटर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उद्भिद बीज धारिता दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है कि ये उद्भिद बीज धारिता दर्शाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार यह है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटुलम। कैपिटुलम जिसे मुंडक भी कहते हैं। तो कैपिटुलम सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का एक प्रकार है और सूर्यमुखी जो है वो पुष्पों का सबसे बड़ा एक प्रकार है और इसके लगभग 24,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है कि कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक डायसोन। एक डायसोन के द्वारा कीड़ों में निर्मोचन नियंत्रित किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है कि सिल्वर फिश जिसे रजत मछली भी कहा जाता है इस फाइलम में शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा में। जो सिल्वर फिश है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में शामिल है। आइए अब इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व को जीवमंडल के लिए अनिवार्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम को जो है कि जीवमंडल के लिए अनिवार्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं माना जाता है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु की तरह व्यवहार करती है और यह अत्यंत क्रियाशील होती है और इसीलिए क्रियाशील होने के कारण इसको मुक्त अवस्था में नहीं रखा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।